What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं एक नए दिन के साथ में, एक नए सप्ताह के साथ में, एक नए जोश के साथ में, इस तरीके से कि पूरे सप्ताह आप लोगों का जोश बना रहे। जोश के साथ में जो भी काम करोगे वो एक अच्छी डायमेंशन में बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। पर लेकिन अगर वैसे ही डल डल स्वभाव में अगर काम करोगे, काम तो होगा पर लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसा आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पर एक छोटा सा सीन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये मूवी है आर्टिकल 15। तो ये जो सीन आप लोग देखेंगे, इसके बाद में एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा आप लोगों से, जो एडिटोरियल है काफी प्यारा, आप लोग समझ पाएंगे। इसके बारे में समझिए, एक मिनट की क्या बोला गया है यहाँ पर, समझिएगा। इंटरेस्टिंग सीन है बहुत। ब्राह्मण है सर। जाटव जी आप दलित है ना? जी सर। लड़कों की और आपकी सेम जाती है। नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पासी है। क्या? मैं कास्ट हूँ सर। कंडीशन समझने हैं कास्ट को लेकर। मतलब मैं और नहीं सर, जी सेम। अरे नहीं सर, वो कान्य कुछ ब्राह्मण है, वो सब समझ रहे हैं आप लोग। आप सर ये What the fuck is going? तो ये जो मूवी है इसमें ये दिखाया गया कास्ट को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखने को मिलता है, तो वो किस हद तक हमारी सोसाइटी में घुसा हुआ है। तो इसके ऊपर एक बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है जो काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट डे जो हम लोगों ने मार्च के महीने में डिस्कस किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी निकल कर आएगा। पर लेकिन सबसे पहले आइए न्यूज़पेपर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे, इसके बाद में फिर हम लोग अपना एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी बात मुझे और आप लोगों से डिस्कस करनी थी। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, इस क्वेश्चन में जो मैंने वीडियो में क्वेश्चन पूछा था और जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था उसमें थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, और उस थोड़े से चेंज की वजह से यहाँ पर ये इतना चेंज आ गया कि कई सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज ही आ गए। वो क्या था आप लोग देखते हैं, यहाँ पर मैंने इसमें बस नोट लगाया यहाँ पर। तो यहाँ पर कईयों ने तो फिर भी वो चीजें चलते चलते डायरेक्ट जो आंसर है ये नोट देखा ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगा दिया अपना। तो देखिए एग्जाम में ना आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा यार स्टेटमेंट ये भी गलत है, ये भी गलत है। पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नोट करेक्ट, ठीक है। तो दोनों की दोनों नोट करेक्ट है। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, बोथ होना चाहिए। पर फिर भी यहां पर 22% लोगों के द्वारा, जबकि ऑलरेडी वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया था, ये आंसर दिया गया। तो ये समझ में आप लोगों को देखना पड़ेगा एकदम एग्जाम में। एग्जाम देखिए कुछ नहीं मांगता है एग्जामिनर, बस आप लोगों की अटेंशन मांगता है। आप लोग कितना अपने दिमाग को शांत रखते हुए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एग्जामिनर बस आप लोगों से ये चाहता है। आप लोग क्या रहते हैं, हफरा तफरी में रहते हैं, प्रेशर रहता है, ऊपर से रहता है कि यार अब की बार एग्जाम में नहीं होता क्या होगा। सब कुछ चीजें छोड़ दीजिए, रिलैक्स माइंड होकर बिल्कुल इंजॉय करने के लिए एग्जाम में जाकर बैठिए। और वो कैसे होगा, अलादीन का चिराग तो आएगा नहीं या कोई जादू की छड़ी घूमेगी, वो होगा आप लोगों की प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस इसीलिए बोला जाता है कि एग्जाम से पहले आप लोगों को इतना पसीना बहा लेना चाहिए ताकि वहां पर एग्जाम में बैठकर खून के आंसू न आप लोगों को रोने पड़े। तो इसीलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम कोशिश कीजिए डेली 50 से 60 क्वेश्चन तो अब आप लोगों को डेली का कम से कम प्रैक्टिस कर देने चाहिए। और जब एग्जाम के कम से कम 1 से 1.5 महीना बच जाए तो डेली कम से कम एक टेस्ट लगाए, 15 दिन पहले तो 2 टेस्ट लगाइए। तो इस तरीके से आप लोग अपने आप को एक पैटर्न में लेकर आइए, इससे आप लोग एक अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे और एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये जरूरी भी है, अगर ये चीजें आप लोग पैटर्न फॉलो करेंगे तो काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हाँ, रिवीजन यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन आप लोग नहीं करेंगे तो फिर आप लोग काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो रिवाइज जरूर करते रहिए चीजों को, ताकि एग्जाम में बैठकर ये ना लगे कि यार ये पढ़ा तो था पर लेकिन याद नहीं आया। ये वाली फीलिंग जो होती है ना, ये आप लोगों को बर्बाद कर देती है एग्जाम में। और ये क्यों रहती है, क्योंकि आप लोगों ने रिवीजन ही नहीं किया है। तो रिवीजन जरूर कीजिए अच्छे से। और अगर रिवीजन की बात करें तो ये कुछ वीडियो मैंने आप लोगों के लिए जो बनाई है, ये आप लोग देखिए अच्छे से। अगर करंट अफेयर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की मुट्ठी में कैद हो जाए, अभी लेटेस्ट वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड की है, इसमें ये है यहाँ पर नवंबर महीने का करंट अफेयर। तो यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग की वीडियो है, जो लेटेस्ट वीडियो आ रही है, देखिए जैसे मैंने जनवरी की डाली, फरवरी की डाली, मार्च की डाली, वो तो आप लोगों ने काफी अच्छे से देखी, मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे लगा कि बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन करने के मूड में है। तो फिर मैंने बोला कि आप लोगों को बैक एंड में जाकर भी आप लोगों का करंट अफेयर कवर कराता हूं। तो फिर मैंने दिसंबर की डाली और नवंबर की डाली। तो नवंबर और दिसंबर पर जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो देखने को मिल ही नहीं रहा है, इतना अच्छा आ ही नहीं रहा है। आप लोग अगर अपने आप से अगर रिवीजन कर रहे हैं तो फिर यार मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, पहले तो ये बताइए। कई सारे बच्चों के इधर दुनिया भर के मेल किए कि सर रिवीजन स्टार्ट करा दो। नवंबर महीने की वीडियो जो है ये बहुत कम लोगों के द्वारा देखी गई है। अगर आप लोगों को पीछे की वीडियो नहीं देखने तो बता दीजिए, मैं इसको बंद कर दूंगा। मैं सोच रहा था कि यार कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आप लोगों के हाथ में आ जाए, पर लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोग उसको चाह रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा यार कुछ और वीडियो डाल दूंगा वो ज्यादा बेटर रहेगी अगर आप लोगों को देखनी नहीं है। क्योंकि मेरा तो टाइम इसमें लगभग 10 से 12 घंटे लग जा रहा है। समझ रहे कि मेरा एक दिन जो है बिल्कुल एक दिन पूरा चला जा रहा है। एक समझिए कि उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है काम। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो नहीं देखनी है,
क्योंकि यार देखिए 2 घंटे में आप लोग का 1 महीना कवर हो रहा है, तो ये कोई यार बुरा तो डील मुझे लग नहीं रही है कि वो भी शानदार तरीके से डिटेल में, जिसने कभी करंट अफेयर उठा के भी नहीं देखा है वो भी अगर इसको एक बार देखकर जाएगा तो वो भी कंफर्टेबल एग्जाम में फील करेगा। तो ये बताइए, अगर आप लोग को ये पीछे की जो वीडियो नहीं चाहिए तो नेक्स्ट जो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीक जो है आप लोग की अक्टूबर की आएगी, अगर नहीं चाहिए अगर आप लोग इस तरीके से वीडियो तो फिर मैं नेक्स्ट वीक नहीं लेकर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि यार कोई मतलब नहीं है इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने का, फिर संडे में भी हिंदू न्यूज़पेपर ही लेकर आ जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर उसी को ढंग से एंजॉय कर रहे हैं तो रिवीजन की वीडियो फिर बंद कर देते हैं। बताइएगा जरूर अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने देखा, जबकि मुझे बनाने के बाद में मुझे लगा कि यार संडे वैसे बैठ के अच्छे से रिवीजन करेंगे अपना आराम से, पर लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें थोड़ा सा बताइए, टाइम वेस्ट मेरा भी होता है, आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं, अगर अपने आप से रिवीजन आप लोग कर पा रहे हैं कि हाँ सर हमारे पास में पीडीएफ है, रिवीजन कर ले रहे हैं आराम से अपने आप हम, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इसके बारे में भी आप लोग बताना, ठीक है। बंद कर देते हैं, फिर कुछ और देखेंगे नेक्स्ट वीक से। अगर मुझे देखूंगा पूरे वीक में कैसा रेस्पॉन्स रहेगा, अगर ठीक ठाक रेस्पॉन्स रहा तो फिर आगे वीडियो लेकर आऊंगा, वरना वीक से फिर कुछ और देखेंगे, ठीक है। यहां पर जो बात की जा रही है बड़ी एक दुखद घटना आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी रिसेंटली यहां पर जो प्रॉब्लम निकल कर आई, हमारे कई सारे जो जवान हैं उनकी जान चली गई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर अभी ये देखने को मिला, देखिए अपनी ही कंट्री के ये लोग हैं, नक्सल भी अपनी कंट्री के हैं, और जो हमारी कंट्री के जवान हैं आपस में जो झड़प होती है तो ये वो है कि अपने ही घर के लोग अपने ही घर के लोगों को मार रहे हैं, तो ये काफी खतरनाक एक सिचुएशन निकल कर आती है। तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, मिलकर यहां पर कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये एक जो एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है, तो जो सिक्योरिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है इंडिया के अंदर, तो वहां पर आप लोग इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, और कई बार पास्ट में भी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो नक्सलबारी मूवमेंट का नाम आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये सारे मुद्दे जो है इसके ऊपर इवन मूवी बनी हुई है। जो मूवी नहीं है, जिसमें कौन सी मूवी है जिसका गाना मुझे याद आता है, महंगाई की महामारी ने हमरा भट्टा बैठा दिया, चले गरीबी हटाने गरीबी को हटा दिया, गरीबों को हटा दिया, तो वो वाली जो मूवी है उसमें बेसिकली दिखाया गया है कि क्या चक्कर है यहाँ पर, और ये अब तक भी ये मूवमेंट चल रहा है। तो जब ऐसी मूवी आप लोग देखेंगे तो एंड जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अभी कंटिन्यू रहने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। तो देखते हैं कब जाकर ये सिचुएशन नॉर्मल हो पाती है। तो ये काफी एक बुरी कंडीशन बोल सकते हैं इंटरनल जब ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहां पर बात करें तो यहां पर रसिया से रिलेटेड जो दवाई है उसके बारे में भी बात की जा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर चेयर करेंगे मीटिंग को कि कैसे आगे जो दवाई है उसको हम लोग को लेकर चलना है। रसिया के द्वारा जो बनाई गई दवाई है स्पुतनिक 5, याद रखिएगा नाम है यहां पर स्पुतनिक 5, ठीक है। तो उसको कैसे आगे लेकर चलना है तो वो देखने को मिलेगा। पहली बार 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर दिया काफी लंबे समय बाद। आप लोग देखते हैं यहां पर ये अप्रैल 4 यानी कि जो कल का दिन था 1 लाख से भी ज्यादा केस हमारी कंट्री में देखने को मिले। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए जिनको ये लगता है कि कोरोना वायरस जा चुका है। और खासकर अभी नॉर्थ ईस्ट में एक मिनिस्टर के द्वारा बोला गया कि मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मास्क लगाओगे तो ब्यूटी पार्लर कैसे चलेंगे। मतलब ऐसे इंसानों को वोट देते हो यार, देखो क्या चल रहा है कंडीशन में, मतलब हद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के भी फूफा बन गए, तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग अपना ध्यान रखिए, बीमारी जो है काफी खतरनाक है। एक आर्टिकल है बड़ा ही प्यारा आज के डिस्कशन में जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो रेयर डिसीज के बारे में है। तो आप लोग कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो राफेल है हमारी कंट्री में लाए जा रहे हैं, तो ये काफी अच्छा है। खासकर अगर बात करें हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एयरफोर्स के जो जत्था है उसमें आगे आने वाले टाइम में ये 8 से 9 और जो राफेल है वो ऐड किए जा रहे हैं। देखिए ये जो राफेल वाली जो डील थी ये फ्रांस के साथ में है हमारी डील, और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि कोई प्राइवेट पार्टी के साथ में नहीं है, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के साथ में डील है। तो ये एक अच्छी चीज आप लोग बोल सकते हैं। और डिफेंस के मामले में बात करें, फ्रांस अब दूसरे नंबर पर आ चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिससे हम लोग अपना इस तरीके के सामान खरीद रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड। सबसे टॉप पर है रसिया आज के डेट में भी, दूसरे नंबर पर है फ्रांस, तीसरे नंबर पर है इजराइल, याद रखिएगा, चौथे नंबर पर है यूएसए, जब हम लोग अपने डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट खरीदते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और डिफेंस के एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये बड़ी फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, जो यहाँ पर ये सारी चीजें बताती है कहां पर क्या क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है। अगर आप लोगों से पूछूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिफेंस में इंपोर्ट किसका है, हमारी कंट्री ओवरऑल वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है जो डिफेंस के फील्ड में इंपोर्ट करती है। पर लेकिन अब पहले यहां पर पहले नंबर पर थी, अब दूसरे पर आ गई है। तो पहले नंबर पर कौन है जो सबसे ज्यादा डिफेंस का इंपोर्ट कर रही है, यही आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसके बारे में। बाकी यहां पर बात करें कोविड-19 के टाइम पर आप लोग काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली। तो यहां पर जो पीएसयू हैं यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, तो उनसे कई सारी यहां पर आज की डेट में हमारी कंट्री के द्वारा अलग अलग लोगों के द्वारा लोन वगैरह लिए गए। तो यहां पर अभी बोला जा रहा है कि जो भी इस तरीके के यहां पर लगभग 2000 करोड़ के करीब जो यहां पर जिनके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो उसको बेसिकली छूट देने की बात की गई है। तो यहां पर इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया ताकि यहां पर लोगों को थोड़ी सहूलियत मिल सके। और ये टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक का रखा गया, तो इसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं।
मार्च से लेकर जब कोविड 19 के चलते लॉकडाउन लगाया था, अगस्त तक 2020 तक का जो भी यहां पर ये इस तरीके का कोई लोन रहा तो उसमें थोड़ी छूट देने की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके की सिचुएशन बनी, क्योंकि ये इसका बैंक के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो बैंक इसको कैसे टैकल करेगा तो वो अंडरस्टैंड करने वाली बात है। फार्मर का प्रोटेस्ट कंट्री में चल रहा था, तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया। तो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट करके लाया गया अभी दिल्ली के अंदर कि एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर दे दी गई है, तो ये जो पावर दी गई है बोला जा रहा है कि हमको पनिशमेंट दिया गया है ताकि हम लोगों ने फार्मर का जो प्रोटेस्ट है वो सपोर्ट किया है। तो अपनी ग्रीवेंस सामने रख रहे हैं, जो भी है इनकी भी सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पर देखिए आप लोग देखने को मिलेगा यहां पर कि आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, ये बेसिकली आप लोगों से अगर पूछा जाए जैसे कि अपनी कंट्री में कि जो आज के में जो भिखारी की जो टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, उन्हीं सड़कों पर लोग पैसे मांगते हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो उसको आप लोग पैसा न देकर आप लोग खाना दे सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है क्योंकि पैसा देने से क्राइम बढ़ता है। मूवी देखी होगी आप लोगों ने स्लम डॉग मिलियनर, अगर आप लोग भिखारी को पैसा दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग फायदा नहीं कर रहे हैं उसकी जिंदगी को और बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जिसने बैठा रखा है उनको वो और ज्यादा टॉर्चर करेगा पैसा कमाने के लिए। तो पैसा न देकर खाने पीने का सामान अगर आप लोग खाना खिला सकते हैं पर्टिकुलर इंसान को तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक ऐसी यहां पर चीज आप लोग देखते हैं यहां पर जो देखने को मिल रही है। तो ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जब इंटरव्यू में भी जाकर बैठेंगे ना, जब आप लोग ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, ये प्रैक्टिकल लाइफ जो आप लोगों ने उदाहरण देखे हैं, तो रियलिटी में एग्जामिनर को लगेगा हाँ रियल बंदा है, रटपट के नहीं आया यहां तक। तो ये बात याद रखिएगा। ये बात हो गई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बोल रहा है कि ज्वाइंटली एफर्ट करना पड़ेगा हम लोग को, इंडिया को और चाइना को, ताकि पीस रखा जा सके और जैसा लास्ट ईयर देखने को मिला वैसा ना देखने को मिले। भाई साहब लास्ट ईयर हरकतें की किसने थी, किसने अपने तंबू गाड़े थे वहां पर लाकर, मतलब अपने आप ही तंबू गाड़ रहे हैं और अपने आप ही कह रहे हैं पीस रखना पड़ेगा। मतलब हरकतें मत करो, आप इंडिया के साथ में कर रहे हैं, इंडिया से पीछा छुड़ा अब फिलीपीन के साथ में करने लगे, उसके बारे में भी आप लोगों से देखूंगा, मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा भी। यानी कि ये एक ऐसी कंट्री है जिसको शांति में रहना पसंद ही नहीं है। तनु वेट्स मन्नू मूवी देखी है, वो बोलते हैं कि यार शादी इतने आराम से कैसे हो रही है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होनी चाहिए। तो यानी कि पहले शादी जो जिससे वो चाह रही थी, पहले घर वाले किसी और से शादी करना चाह रहे थे तो वहां उसको पसंद नहीं आ रहा था, वो किसी और से प्यार करती थी। अब घर वाले मान गए उससे शादी कराने लगे तो उसको पसंद नहीं आ रहा, बोले इतनी आसानी से कैसे हो रहा है, दिक्कत क्यों नहीं हो रही है कुछ। तो वही दिक्कत इनको देखने को मिलती है कि शांति में जीना तो जीना इनको पसंद है और ना ही ये दूसरे को जीने देते हैं। तो बार बार ये सिचुएशन इनकी देखने को मिलती है। अगर बात करें एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो एक्टर है जिनका नाम था शशिकला, इनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। तो 1970s में लेके बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज इनकी आई, ठीक है, जिसमें छोटे सरकार भी एक मूवी थी। तो कई सारी मूवीज आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कई बार कई सारी पर्सनैलिटी के नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं मैच करने के लिए किस फील्ड से। स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में तो नॉर्मली नहीं पूछी जाती है ऐसी चीजें, पर स्टेट पीसीएस वगैरह में और दूसरे एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आने वाले हैं 24 अप्रैल से। तो 24 अप्रैल से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे तो इनका नाम है रमन्ना, ठीक है, तो एनवी रमन्ना। तो ये 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे हमारे। इनके द्वारा बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है कि एजुकेट द पुअर अबाउट देयर राइट। हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं कि यहाँ पर जो गरीब तबका है सोसाइटी का वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। कई सारी स्कीम्स है पर लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाती है क्योंकि एजुकेट नहीं है उसके बारे में। तो उनको एजुकेट करने से भी बहुत सारी कुरीतियां सोसाइटी में हम लोग निपटा सकते हैं। और ये एजुकेट करने में एक बहुत बड़ा रोल कौन प्ले कर सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जैसे आईएएस हो गया, ठीक है। तो एक आईएएस के नाते ये आप लोग की ड्यूटी के अंदर भी आ जाता है कि हाँ आप लोग सोसाइटी में जो स्कीम है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं कि हाँ जनता के लिए स्कीम है और उनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो आप लोग ये भी एक अपना, अगर आप लोग बोले कि क्यों आप लोग एक आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो गैप है ये गैप भी मैं कम करूंगा अगर मैं आईएएस अफसर बन जाऊंगा, कि जो स्कीम आती है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये काफी बड़ा एक आप लोग यहां पर एक पॉइंट काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बोला जाता है ना, हमारी कंट्री के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे राजीव गांधी जी, उनके द्वारा बोला गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपया भेजती है यहां पर नीचे ग्राउंड लेवल पर, तो 1 रुपया नहीं जाता, वहां पर ओनली 16 पैसे जाते हैं। बाकी का यहां पर जो 84 के करीब जो पैसे हैं वो बीच में बिचौलिया फिर कोई अपना अपना हिस्सा खा जाता है यहाँ पर। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर ये बेसिकली ये निपटाना करना है और जिसके लिए जो स्कीम बनाई गई है वो उस तक पहुंच सके, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है प्रिंस ऑफ जॉर्डन के बारे में, ठीक है। तो जॉर्डन के जो प्रिंस हैं उनको रिसेंटली अभी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो सर? ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है क्योंकि एक वो वाला एरिया जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये अपनी प्यारी कंट्री, यहाँ से अगर आप लोग आएंगे तो सीरिया वाला पोर्शन आ गया यहाँ पर।
जब इसको आप लोग थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये है जॉर्डन, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देख पाएंगे ये एग्जैक्ट लोकेशन है जॉर्डन की, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए, ओके, ये जॉर्डन वाले एरिया में जब आएंगे, इधर जॉर्डन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इजराइल, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को पैलेस्तीन का जो वेस्ट बैंक वाला एरिया हो गया। इनके बीच में ये जो एग्जैक्ट ब्लू वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो डेड सी है यहाँ पर, ये डेड सी जो आप लोगों को जॉर्डन वाले एरिया में देखने को मिलेगा। तो मैप बेस्ड कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर लोकेशन हो गई, अपनी कंट्री कंपेयर में देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके। तो ये हल्का सा आइडियाज के बारे में रखेगा। बाकी अगर आगे चले यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर देखिए ऐसी जो न्यूज है ना, आप लोग बेसिकली अगर कुछ भी आप लोगों के सामने कोई क्वेश्चन आ गया, अच्छा ये क्या आ गया यार, उसको तुरंत सर्च करो, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी, ठीक है। बाकी ये फिर से एक गंदी हरकत चाइना की आप लोग देखते हैं, उन्हें कुत्ते की पूंछ कितने दिन मुल्की में रखो, निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। अब यहाँ से इंडिया से हटे तो यहाँ पर फिलीपीन के साथ में झड़प गए, फिलीपीन से हटेंगे तो जापान के साथ में, जापान से हटेंगे साउथ कोरिया के साथ में, साउथ कोरिया से हटेंगे तो वियतनाम के साथ में। इनका मानना यह है कि जो साउथ चाइना सी है उसके नाम के सामने ही चाइना लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा चाइना का एरिया हो गया यहाँ पर। अब ना तो यहाँ पर वियतनाम के एरिया को मान रहे हैं यहाँ पर, ना ये फिलीपीन के एरिया को मान रहे हैं, तो फिलीपीन बोलता है ये मेरा एरिया, ना फिलीपीन के ना बर्नोई के एरिया को मान रहे हैं, ये बोलते हैं सारा मेरा एरिया है, जिसको जो करना है कर लो। तो इसके चलते दिक्कत देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर फिलीपीन के द्वारा बोला गया कि हमारे एरिया में कई सारे यहाँ पर प्लेन जो है इनके द्वारा ला दिए गए, ये लगभग अब तक 44 और ज्यादा बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे वाला एरिया जो है वो सदमे में आ गया, दिक्कत पड़ गई है। तो उसी के बारे में बातें की जा रही है, कुछ अवार्ड के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो बेसिकली स्पोर्ट ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड गया यहाँ पर, ये गया मैरी कॉम जी को, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। बाकी जैसे पीवी सिंधु हो गया, ये के श्रीकांत हो गया, या गोपीनाथ जी हो गया, या फिर ये यहाँ पर कई सारी पर्सनैलिटी को, ये बिंद्रा हो गए, और इसी के साथ में यहाँ पर आनंद जी हो गए, तो इनको कई सारे अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए अगर लाइफ में अगर आप लोग कुछ सही काम करते हैं तो उसका अवार्ड आप लोगों को जरूर मिलेगा। बाकी ये 2 वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिलती है। करंट अफेयर अगर अपनी मुट्ठी में आप लोग करना चाहते हैं तो ये 2 वीडियो कंटिन्यूअस फॉलो करते रहिए, कोई भी टेंशन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो आइए देख लेते हैं अब कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को देखने हैं। तो ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, इन आर्टिकल से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जो मेंस का क्वेश्चन आप लोगों को पूछने के लिए आता है तो उसका भी आंसर आप लोगों को देना है, और इसी के साथ में कई सारी और इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। हालांकि देखिए इलेक्शन का माहौल है देश के अंदर, तो उसी तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, पर फिर भी इसके चलते आप लोगों से क्या क्या जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगा 2 आर्टिकल यहाँ पर ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में है, पर लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्म के बारे में बात करें किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकता है। तो इसके बारे में कुछ जानेंगे, इन दोनों आर्टिकल के साथ में कुछ कंबाइन करके डिस्कस करूंगा, एक ओवरव्यू बेसिकली आप लोगों को दूंगा। ये वाला जो आर्टिकल है ये H1B वीजा के बारे में है, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है उसका वो समझेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। रेयर डिजीज कौन कौन सी है नॉर्मली, और उसके लिए क्या प्रोविजन अभी हमारी कंट्री में लाया गया है, तो उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो क्या होती है रेयर डिजीज, तो इसके लिए रेयर डिजीज 2021 की एक रिसेंटली अभी पॉलिसी हमारी कंट्री में प्रस्तुत की गई है, जिसको बोला गया नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021। रेयर मतलब बहुत कम जो होती है बीमारी, बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है, पर लेकिन खतरनाक होती है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर केरला के इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो ये बेसिकली केरला और तमिलनाडु इनके बारे में कुछ ओवरव्यू में आप लोग को दूंगा, समझने की कोशिश करेंगे कि कंडीशन क्या है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में देखिए ये यहाँ पर जो साइड में आर्टिकल है, आज है मंडे, और मंडे जो एडिटर को लेटर लिखते हैं उनका रिप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो बेसिकली फोकस दिया गया है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी आसाम में क्या देखने को मिला। आसाम में ये बोला गया इलेक्शन कमीशन एक बेसिकली जो आसाम में जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनकी कार में ईवीएम मशीन पाई गई, तो जो ईवीएम मशीन उनकी कार में पाई गई और जब एक्सप्लेनेशन उनसे मांगा गया तो कई सारे फालतू के एक्सप्लेनेशन आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाड़ी खराब हो गई थी तो ईवीएम उसमें रख दी, मतलब फालतू की चीजें। ये आप लोग देखते हैं कि आज की डेट में अगर बात करें जो इतना ट्रस्ट लोग जो हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे करते हैं, और ऐसी कोई दुर्घटना सामने निकल कर आती है, ईवीएम को लेकर लोग वैसे इतने ज्यादा चिंतित थे कि ईवीएम में कुछ घोटाला किया जाता है, तो फिर से ऐसी न्यूज निकल कर आती है, तो किस तरीके से यहाँ पर जो बोलते रहते हैं ये एक तरीके से ट्रस्टवर्दी इलेक्शन हम लोग कंडक्ट करा पाएंगे, कल को फिर लोग कई सारे आरोप लगाएंगे, तो वो सारी चीजें सही नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये गलत है एक तरीके से। इलेक्शन में रिफॉर्म के बारे में बात करें तो उसमें भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर रख सकते हैं कुछ बातें पॉइंट। ये जो नीचे आर्टिकल है ये रेसिज्म के बारे में है, जो मैंने वीडियो भी आप लोगों को दिखाई थी ना उसी के बारे में बात करें, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझेंगे। ये यहाँ पर कार्टून है और ये है डेटा पॉइंट, तो इसके बारे में जानते हैं। कार्टून आप लोगों के सामने है, यहाँ पर बिल बोला गया सर, बिल, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंबल बने हुए हैं कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल है, यहाँ पर पत्ती बनी हुई है और यहाँ पर बना हुआ है कमल, ठीक है। बताइए पोलराइजेशन की बात की जा रही है, ये सारी चीजें की किस तरीके से सोसाइटी डिवाइड की जा रही है, तो 40 से 50 शब्द में आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि आप लोग क्या सोचते हैं।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 1-2 दिन में हो सकता है जल्दी ही एडिटोरियल भी आए और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं, पर लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर ये बता देता हूं कि है क्या। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वुमेन इंपावरमेंट के बारे में आप लोगों से कुछ लिखने के लिए आए तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाते हैं जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट प्रीलिम्स से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। बात की जा रही है यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। तो ग्लोबल जेंडर जो गैप रिपोर्ट है उसमें हमारी जो रैंक है अभी वो 28 पायदान जो है वो नीचे गिर गई, यानी कि पहले जो थे हम लोग उससे भी नीचे गिर गए। तो ये हमारी रैंक कितनी हो गई, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रैंक हमारी हो गई 140। टोटल कितनी में से हो गई है, कितने नंबर आए 140 में से, तो 156 में से 140 नंबर आए। ये 4 पॉइंट पर यहां पर काउंट करते हैं। ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एक तो इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन है, अपॉर्चुनिटी है वुमेन के लिए, उसमें बात की जाती है। एजुकेशन कैसी रही, हेल्थ कैसी है और पॉलिटिकल इंपावरमेंट कैसा है। इकोनॉमी में यानी कि एक तरीके से जो इकोनॉमी में अगर बात करें हमारी कंट्री में वुमेन की, तो उसके साथ में अगर आप लोग देखेगा बाकी यहां पर दूसरे देखेगा तो आप लोग को चीजें समझ में आएगी कि वुमेन की कंडीशन कहां है। तो सब में अलग अलग रैंक अगर निकाले हम लोग यहां पर, तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में हमारी जो रैंक है महिलाओं की वो काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में देखने को मिलेगी। 151 है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, ठीक है। अगर एजुकेशन के बारे में बात करें तो 114 है यहां पर। अगर बात करें यहां पर हेल्थ सर्वाइवल के बारे में तो नीचे से टॉप करते हुए हम लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग देखते हैं कि नीचे से हम लोगों ने टॉप कर दिया है। इसमें रैंक जो है वो लगभग 155 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि बहुत बुरी रैंक बोल सकते हैं। पॉलिटिकल इंपावरमेंट में हमारी जो रैंक है वो है 51 रैंक। जब इनको सबको मिलाकर आप लोग एक एवरेज निकालेंगे तो 140 रैंक हमारी आएगी। तो ये जो 140 रैंक है ये हमारी सोचने वाली रैंक है कि हम लोग कहां पर आज के डेट में आकर खड़े हो गए हैं। अगर बात करें यहां पर, अगर पहले टाइम से लेकर यहां पर जो रैंक निकाली जाती है, जो इंडिकेटर आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इसमें जो अगर देखिए 0 से लेके 1 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि क्या मतलब है 0 से लेके 1, क्या मतलब बोला इसका मैंने, अगर हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर जो आएगा वो होगा 1 का मतलब है इक्वल है, यानी कि 1 का मतलब आ जाएगा इक्वल है अगर 1 आ गया स्कोर। और अगर यहां पर 0 आ गया तो इनइक्वलिटी है। एक इनइक्वलिटी किसके बारे में बात करते हैं, मेल और फीमेल के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पास भी आप लोग जाओगे तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 में से 5वां यही बोलते हैं कि यार सोसाइटी में इनइक्वलिटी है, यानी कि लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है काफी लार्ज स्केल पर। और जो बोलते हैं ना एजुकेशन जो है इसको कम कर देगी, एजुकेटेड लोग आप लोगों को यहां पर ये हरकतें करते हुए बहुत ज्यादा नजर आएंगे कि लड़का ही चाहिए, चेक करा लेते हैं मेल है कि फीमेल है। तो ये सारी चीजें जो सोसाइटी में देखने को मिल रही हैं ये भी काफी बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात की जाती है तो हमारी रैंक जो है यहां पर काफी नीचे आकर गिर गई है। हमसे बहुत बेटर है बांग्लादेश की 65 है, नेपाल की 106 के करीब है, पाकिस्तान के यहां पर हमसे नीचे है, यहां पर 153 देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान सबसे नीचे है। नीचे से टॉप किसके द्वारा किया गया है, ये अफगानिस्तान के द्वारा। तो 156 रैंक है अफगानिस्तान की, भूटान की 130 है, श्रीलंका की 116 के करीब है यहां पर। तो इस तरीके से आप लोग देखिए ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे यहां पर, ठीक है, तो यहां पर जो एक अच्छी खासी रैंक है वो है आइसलैंड। तो ये कंट्री ऐसी है जो अच्छी खासी रैंक में आप लोग को देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आज की डेट में जो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए या सोसाइटी में आप लोग खुद भी इसके बारे में समझ सकते हैं, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखेगा। और हाँ, 2020 में जो हमारी रैंक थी वो याद रखना, 2020 में हमारी रैंक थी वो थी 112, ठीक है। अभी जो कितनी होगी यहां पर, अभी होगी 140। तो यहां पर 140 कैसे होगी, इसमें 28 पायदान ऐड कर दीजिए आप लोग, तो 28 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी यहां पर 140 हो जाएगी। तो यही बात बताई गई कि 28 पायदान हम लोग नीचे गिर गए, पहले 112 पे थे अब 140 पे आ गए हैं। सारी राम कहानी सुन ली आप लोगों ने, हाँ सर सुन ली। अब ये बताइए ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है रिपोर्ट, ये रिपोर्ट की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है जो कि 1971 में बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये चलिए आप लोग बताइए, छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसके बारे में एडिटोरियल जरूर आएगा, मुझे पता है 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, तो फिर इसके बारे में और डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ऐसे पॉइंट है जिनके बारे में एडिटोरियल आएगा ही आएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है H1B वीजा के बारे में, यूएसए के बारे में। अगर यूएसए में H1B वीजा नहीं दिया जाता है, इसका मतलब ये कि जो लोग आकर यूएसए में रहना चाहते हैं तो उनको यहां पर ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये हरकतें किसकी थी, ये थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की। वो बोलते थे कि अमेरिका फर्स्ट, अपनी कंट्री के लोगों को जॉब देनी है, बाहर वालों को पूछना भी नहीं है। तो इनकी जो ये गंदी हरकतें थी इसकी वजह से अमेरिका की काफी बदनामी हुई। पर लेकिन ये भाई साहब लगता है इन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। अगर हिस्ट्री पढ़ाकर देखोगे आप लोग, जो अमेरिका है वो बाहर के लोगों के द्वारा ही बसाया गया है। अमेरिका जो था स्टार्टिंग में जो बाहर के लोग आते थे
थे, मान लीजिए यूरोप से लोग आ गए, 13 कॉलोनी आप लोग पढ़ेंगे अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो यूरोप से कोई लोग यहाँ पर कुछ काम करने के लिए आ गए, कुछ को पनिशमेंट दिया गया तो वो यहाँ पर भागकर आ गए, तो बहुत सारे ऐसे लोगों के द्वारा पूरा अमेरिका बसाया गया, यानी कि अमेरिका बसा ही गया है माइग्रेंट लोगों के द्वारा। तो आज के डेट में अगर कोई यहाँ पर आकर रह रहा है और डोनाल्ड ट्रंप उसको बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री है, तो ये कंट्री तुम्हारी नहीं है, माइग्रेंट लोगों की कंट्री है, तो आज की डेट में आप लोग इनको इस लेवल पर देख रहे हैं, तो ये गलत तरीका है देखने का। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया था, कई सारे जो वीजा थे उनके ऊपर बैन लगा दिया, जैसे कि H1B वीजा, और हमारी कंट्री में H1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं हर साल लगभग 65,000 H1B वीजा अगर आते हैं तो उसका 70% इंडिया के हिस्से में जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे इन्होंने इसी को रोक दिया यहां पर, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली। अब ये जो बैन इनके द्वारा लगाया गया था ये 31 मार्च तक का बैन था, और आज हम लोग कहां खड़े हैं, हम पढ़ रहे हैं 5 अप्रैल में, तो ये बैन जो था ये एक्सपायर हो गया, इसको एक्सटेंड नहीं किया गया जो बाइडेन के द्वारा। जो बाइडेन 46वें प्रेसिडेंट है यूएसए के, तो उनके द्वारा इसको एक्सटेंड नहीं किया गया H1B वीजा के ऊपर जो बैन लगा था। तो इससे ये हो गया कि अब ये बैन आगे नहीं रहेगा, तो ये एक सहूलियत की सांस है उन कंपनी के लिए जो कि चाहती है कि टैलेंटेड पर्सन इनकी कंट्री में आए और काम करें, तो उनके लिए एक राहत की सांस आप लोग बोल सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो रायता फैलाया गया था वो रायता इन्होंने समेट लिया इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो अभी कई सारे फील्ड ऐसे हैं, ईरान न्यूक्लियर डील में कितना समेट पाते हैं वो आगे देख लेंगे हम लोग। तो इसके बारे में बात करें तो H1B वीजा है क्या, अगर स्किल्ड वर्कर फोर्स है आप लोग, यानी कि स्किल्ड है किसी फील्ड में, IT के फील्ड में, किसी फील्ड में आप लोग स्किल्ड हैं, तो आप लोग यहां पर जाकर काम कर सकते हैं। तो इंडिया के लोग काफी ज्यादा इसका फायदा उठाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते थे कि स्किल्ड वर्कर का नाम लेकर यहां पर आते हैं और फिर यहां पर ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाते हैं, इनके यहीं पर ही रहने लगते हैं। तो इसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर यूएसए की सोसाइटी में आज के में इंडिया भी बसा हुआ है। तो इसके साथ में मान लीजिए यहां पर एक इंसान गया कोई काम करने के लिए, ठीक है, स्किल्ड वर्कफोर्स, अगर इनकी वाइफ को या फिर इनके बच्चों को वीजा चाहिए तो H4 वीजा यहां पर मिलेगा, ठीक है। अगर वाइफ गई है इनके हस्बैंड को चाहिए या फिर बच्चों को चाहिए तो H4 वीजा मिलेगा, ठीक है। तो H1B वीजा के ऊपर जो डिपेंडेंट है उनको H4 वीजा लगता है। H2B वीजा कंफ्यूज मत होना, ये सीजनल वर्कर के लिए जाता है। L1 वीजा इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, बोला था ना, अगर इंडिया में आप लोग गूगल में काम कर रहे हैं और आप लोग यूएसए में गूगल में जाना चाहते हैं तो कंपनी के अंदर ही ट्रांसफर किया जा रहा है एक कंपनी के ऑफिस से दूसरे में, L1 वीजा लगेगा। J1 यहां पर अगर आप लोग स्टूडेंट हैं और वहां पर काम भी करना चाहते हैं, पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो J1 वीजा लगेगा। तो हमारी कंट्री काफी ज्यादा फायदा उठाती थी इन वीजा का, तो यूएसए के द्वारा जब बैन किया गया तो कई सारी जो कंपनी है बड़ी बड़ी, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इनके द्वारा भी इसके खिलाफ आवाज उठाई गई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने सुनने से मना कर दिया क्योंकि इनके साथ में इनकी ज्यादा बनती नहीं थी। तो इसके चलते अब यहां पर जो कंडीशन निकल कर आ रही है वो ये है कि फेवरेबल इंपैक्ट पड़ने वाला है। हमारी कंट्री के जो लोग हैं यूएसए में जॉब करना चाहते हैं तो उनको ये फायदा मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम हमारी कंट्री के लोग यहां पर पहुंच पाते हैं इस वीजा का फायदा उठाते हुए। H1B जो वीजा था उसके एप्लीकेशन लगभग 2,19,000 के करीब ये यहां पर जो थे ब्लॉक कर दिए गए थे डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसके चलते यहां पर ये लोग यहां पर नहीं जा पा रहे थे, तो बहुत सारे जो वीजा थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे। अब यहां पर चीजें जो हैं वो नॉर्मल करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ में देखिए अब यहां पर कंडीशन समझने की कोशिश करिए जो आगे मैं बताने जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। अब कोविड-19 के चलते ऐसा नहीं कि इंडिया में ही बस अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, यूएसए में भी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, और यूएसए में जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है अब वहां पर लोगों को भी जॉब क्रिएट करने की जरूरत है वहां पर लोगों के लिए। और ये अगर इनके लिए जॉब क्रिएट नहीं कर पाए तो यहाँ के लोकल लोग क्या बोलेंगे, यार जो बाइडेन तो कुछ भी नहीं, इससे अच्छा तो यार डोनाल्ड ट्रंप था, कम से कम हमारे बारे में सोच तो रहा था, ये तो सोच ही नहीं रहा है। तो अभी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जरा सा हारा नहीं होने के बाल बाल बच गए जीतने से, वरना जीत जाते। तो यहाँ पर कंडीशन ही देखने को मिलेगी अगर फिर से जो बाइडेन जो है वो यहाँ पर लोगों को जॉब नहीं प्रोवाइड कराते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है कोविड-19 की वजह से, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में चल रही है, तो लोग ये सोचेंगे यार इससे अच्छा तो डोनाल्ड ट्रंप ही आ जाता। तो वो वाला भी इनको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर वही बात बोली गई कि यहां पर एक तरीके से एक बहुत ही कम लाइन थी अभी जो यहां पर चीजें देखने को मिली। तो यूएसए में यहां पर जो प्रोडक्टिविटी है लेबर फोर्स की बढ़ानी पड़ेगी ताकि दूसरे लोगों को भी यहां पर जॉब मिल सके। एक्सपायर हो रहा है ये जो एक तरीके से H1B वीजा, तो उसके लिए तो काम करना ही, यहां पर लोकल लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से जेन्युइन क्वेश्चन है यहां पर जो कि यूएसए के अंदर आज के में इंडिया के रिलेशनशिप के लिए H1B वीजा के ऊपर काफी सारी बातें चल रही थी। कई सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आज के में जो स्टूडेंट वीजा दिए थे उसके ऊपर भी बातें चल रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप कई सारी उल्टी सीधी हरकतें यहां पर करने पे आमादा हो गए थे, तो उसको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी समझनी पड़ेगी 74 मिलियन लोगों के द्वारा वोट दी गई है जो बाइडेन को, ठीक है। तो यहां पर अब फिर से जो बाइडेन जो बेसिकली इसको डोनाल्ड ट्रंप को, अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि आने वाले टाइम में 2024 में भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब यहां पर जो बाइडेन को कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि लोग यहां पर इनके फेवर में काम करें। सोसाइटी काफी ज्यादा डिवाइडेड है, डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोअर एक साइड में जो कि
रिपब्लिकन है और यहाँ पर इनके फॉलोवर, तो उनमें कैसे बैलेंस बनाकर चलना है, इकोनॉमी को कैसे आगे लेकर चलना है, इसी के साथ में दूसरी कंट्री के साथ में एक बायलैटरल रिलेशन जो बर्बाद हो चुके हैं वो कैसे लेकर चलने हैं। तो पोस्ट कोविड-19 जो आज के डेट में एक नया सिनेरियो निकल कर आना है, वो सारा माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी नई नई चीजें रहेंगी, तो कैसे इसके साथ में टैकल कर पाते हैं, तो ये मुद्दा आगे आने वाले टाइम में हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग को बेसिकली होना चाहिए कि क्या है और कैसे चल रहा है, ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सके। ओके, तो ये था इसके बारे में आर्टिकल। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। ये जो आर्टिकल है बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है यार। इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार रिवीजन करा देता हूँ। हालांकि जो हमारी मॉर्निंग में वीडियो आती है उसमें ये डे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था मार्च के महीने में। तो यहाँ पर बात की जा रही है एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेस यानी कि जो कास्ट यानी कि जाति के नाम पर कई बार जो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किया जाता है, ये इसको रोकने की बात की जाती है। और 21 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 21 मार्च को बोला गया था, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि कैसे एलिमिनेट करना है, यानी कि खत्म कैसे करना है ये डिस्क्रिमिनेशन जो हमारी समाज में देखने को मिलता है। तो इसके चलते जो थीम थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी। देखिए जो यंग जनरेशन है ना, उससे बहुत सारी एस्पिरेशन होती है देश की कि हाँ पता नहीं आगे चलकर क्या करेंगे। अगर सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी आप लोग यूज कर पाएंगे ना, देखिए हर एक इंसान के माइंड में कोई ना कोई डाउट रहता है करियर को लेकर, किसी चीज को लेकर, पर लेकिन अगर उसको क्लैरिटी आप लोग लेकर आ पाएंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। शाम को सोने से पहले एक A4 साइज की सीट पर लिख लो कि आज ये चीजें कवर करनी है, और वो चीजें आप लोग कवर करो, उनको देखो कि शाम तक कितना कवर आप लोगों ने कर पाया है। देखिए जब तक आप लोग कोई टाइम टेबल नहीं बनाएंगे ना, टाइम निकलता चला जाएगा। टाइम टेबल आप लोगों के टेबल पर टाइम को रखता है और ये बताता है कि भाई साहब टाइम वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा यूटिलाइज कर लो, ये डिसाइड किया था इस टाइम पर ये करने का। हालांकि आप लोग 100% नहीं फॉलो कर पाओगे, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं उसको फॉलो कर पाते हैं। तो अगर आप लोग उसका 60, 70, 80% तक भी फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग रेस जीत जाएंगे, जिस रेस में आप लोग पार्टिसिपेट करने के लिए भाग रहे हैं। तो इसलिए अपने हाथ में आप लोगों का टाइम टेबल जरूर होना चाहिए कि आज ये काम निपटाना है हम लोग को। ठीक है, आज टॉपिक निपटाना है, आज हम लोग को फंडामेंटल राइट खत्म करने हैं, डीपीएस भी खत्म करनी है आज बैठकर। ठीक है, तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं अगर टाइम टेबल आप लोगों के हाथ में होगा। वरना बैठे रहेंगे कि चैप्टर को लेकर 4-4 दिन तक, फंडामेंटल राइट 4 दिन तक बैठकर पढ़ रहे हैं, क्या मतलब हो गया। लेक्चर बना रखे पॉलिटी में बैठकर उनको देख डाले 5-7 घंटे के अंदर, तो सारी चीजें आप लोगों के हाथ में आएगी, पूरा एक लेक्चर आप लोगों के हाथ में आ जाएगा। और कॉस्ट बेनिफिट देखिए आप लोग कहां पर आप लोग अपना टाइम लगा रहे हैं और कहां से आप लोगों को फायदा मिल रहा है। यानी कि टाइम आप लोग लगा रहे हैं और वहां से उतना इनपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है जितने इनपुट देने के बाद में, तो वो जरूरी है। पता चला 6 घंटे पढ़ दिए बैठकर किसी सब्जेक्ट को, क्वेश्चन उससे एग्जाम में आ नहीं रहा है, ऐसे टॉपिक को 6 घंटे पढ़ने का क्या मतलब। तो पता होना चाहिए आप लोग कहां से आते हैं क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या करना है, पुराने क्वेश्चन पेपर देखने आप लोगों को, सिलेबस देखना उठा के। अगर आप लोगों को सिलेबस याद नहीं है ना आज की डेट में भी, तो इसका मतलब यह कि बहुत पीछे चल रहे हैं। सिलेबस कम से कम इंसान को जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि तभी आप लोग आर्टिकल के बारे में समझ पाएंगे कि ये आर्टिकल कहां से आप लोग मैच कर सकते हैं। इसके बारे में भी कई बार मैं बात कर चुका हूं। अगर सिलेबस याद नहीं तो सीरियस कैंडिडेट आप लोग नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सिलेबस आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, यूथ जो है बोला जा रहा है कि यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म, यानी कि यूथ अगर खड़े होंगे तो तभी हम लोग यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम कर पाएंगे। सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लोग होने चाहिए यहाँ पर, ताकि मिलजुल कर काम करा जा सके। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को झेल सके। जरा सी देर में चिल्लाकर पढ़ना, गुस्सा आ जाना, वो सही चीजें नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को घर में भी पता होनी चाहिए, ये चीजें समाज में भी फॉलो करनी चाहिए। घर में ऐसा है, घर में तो शेर बन रहे हैं, बाहर जाकर चूहा बन जाते हैं। घर में बच्चों को चिल्ला रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं, औरत को पीट रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। तो एक बैलेंस बनना चाहिए कि हाँ इंसान जो है वो जैसा घर में ऐसा ही बाहर है, यानी कि हाथी के दांत घर में कुछ और बाहर कुछ और, तो खाने कुछ और दिखाने कुछ और, तो वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन भी है, रेसिज्म विल नॉट बी ओवरकम विद मेरे जो प्रोफेशन, अगर बात करें यहाँ पर गुड फॉर गुड फेथ, यानी कि अगर आप लोग केवल एक अच्छे विश्वास के साथ में कहते हैं कि हाँ जातिवाद खत्म कर सकते हैं, तो नहीं। आप लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एक तरीके से अगर कोई रेसिज्म फैला रहा है तो एंटी रेसिस्ट एक्शन आप लोग यहाँ पर लेने पड़ेंगे, यानी कि उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ये बातें यहाँ पर समझाई गई है। तो बिल्कुल जो ये इस मूवी में मैंने दिखाया ना आप लोग यहाँ पर, इसके बारे में जो हम लोगों ने बात की, इसमें यही चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें इसके बारे में, 1 सेकेंड कहां पहुंच गए, अरे यार एक सेकेंड। तो ये जो मूवी है जो मैंने आप लोगों को बोला आर्टिकल 15, इसमें यही बातें दिखाने की कोशिश की गई पूरी मूवी में। ठीक है, स्टार्टिंग वाला डायलॉग भी अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि हम जन हैं पर बन नहीं पा रहे हैं, वही बातें बोली जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा भी काफी बड़ा रोल प्ले किया गया था इसमें। तो पूरा ये दिखाया गया इसमें कि किस तरीके से कास्ट को लेकर हमारी सोसाइटी में, और हाँ ये तो एक मूवी होगी, दूसरी अगर आप लोग देखेंगे जो
मांझी मूवी अगर आप लोग देखेंगे, जब वो शहर से निकल कर आता है और जब गांव में जाता है तो वहां पर सब लोग बैठे रहते हैं, तो गले मिलता है कि भाई कौन है तू, उन्हें वो वाला सीन याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो फिर बोलते हैं अरे ये तो वो है, तो फिर उसको फेंकते हैं, उसके ऊपर थूकते हैं। तो ये चीजें सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं, ये काफी लार्ज स्केल पर, इसको हम लोग को दूर करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो 21 मार्च को ये डे सेलिब्रेट करने का पर्पज क्या है, ताकि ऐसी हरकतों को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकें, हाँ ऐसा कुछ सोसाइटी में हो रहा है, और उनको खत्म कर सकें। तो ये है इसका बेसिक पर्पज, क्योंकि जब तक इस चीज के बारे में बात नहीं होगी तो चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो इसी को लेकर आगे चलने की बात की जा रही है कि इंपॉर्टेंट कमिटमेंट होना चाहिए कि हम लोग को खत्म करना है जो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव है। जो फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी जो अन्नान साहब थे, उनके द्वारा भी ये बात बोली गई थी कि हमारा मिशन है कि अज्ञानता के साथ में मिशन है कि ज्ञान के साथ अज्ञानता का किस तरीके से आप लोगों को खत्म करना है। इसी के साथ में सही सुनता के साथ में आप लोगों को जो कट्टरपंथ को कैसे खत्म करना है। बहिष्कृत अगर सोसाइटी में किसी का किया जाता है तो उसको कैसे आप लोगों को मिलकर उसको साथ में लेकर चलना है। तो रेसिज्म यहां पर बोला गया, रेसिज्म कैन विल एंड मस्ट बी डिफीटेड। तो यानी कि हम लोग को डिफीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी जो डिवाइड होती है वो सोसाइटी इतना डिवाइड रहेगी जब तक हम लोग इन चीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो इसी के बारे में बात की जाती है। तो एंटी जो रेसिज्म है यहाँ पर सोसाइटी में कुछ ऐसा देखना चाहिए, ताकि आइडियोलॉजी लानी चाहिए, ताकि सोसाइटी में ये चीजें कोई एक्सेप्ट ना करे और सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, तो ये बातें समझनी पड़ेगी। इसी के चलते इंटरनेट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर एक इंसान के पास में मोबाइल है, इंटरनेट है, वहां पर भी कई उल्टी सादी चीजें शेयर की जाती है और जरा सी देर में ट्रेंड करने लगती है। ट्विटर के ऊपर भी देखने को मिलेगा फालतू की चीजें। अगर ट्विटर पर आप लोग जाकर बैठेंगे, मैक्सिमम फालतू की चीजें ट्रेंड करती हुई आप लोगों को नजर आती है। तो इससे ये दिखाया जाता है कि किस तरीके की भावनाएं चल रही है देश के अंदर में, तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर जो हमारी कंट्री में भी ये अटैक हुआ है यहाँ पर हमारी फोर्सेस के ऊपर, उसके ऊपर ट्वीट नहीं किया गया। यार देखो, ट्वीट करने से, मेरे वहां ट्वीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ट्वीट कर दूंगा मैं, वहां पर उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बेसिकली बात ये है कि ये जो सिक्योरिटी वाले इशू हैं ये हम लोग को अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। अगर कल को आप लोग एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग जाते हैं वहां पर, ठीक है, तो आप लोग भी वहां पर काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जो पॉलिसीज हैं उनको गाइड कर सकते हैं लोगों को वहां पर ग्राउंड लेवल पर जाकर, उनके उसके बारे में कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। ठीक है, तो कई सारे मुद्दे हैं वहां पर कि काम करने से करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग आज के डेट में बैठ जाते हैं, ट्वीट करने लगते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करने लगते हैं। रियलिटी में जब उनकी लाइफ में देखो, जैसे कि आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोग हैं आज के डेट में कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला पॉलिथीन वगैरह आप लोगों को यूज नहीं करनी है, उसके बारे में कुछ पोस्ट कर दी, ठीक है, बहुत सारे लोग उसको शेयर करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। पर लेकिन जब रियलिटी में देखेंगे उनको जाकर वो पॉलिथीन यूज करते हुए नजर आते हैं, कब उस पोस्ट को शेयर ही मत करो। महात्मा गांधी जी वाली बात है यार, जब तक आप लोग अपने ऊपर कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं कर लेते हैं तब तक दूसरे को बोले ही ना। अगर मैं मॉर्निंग में पता चला आप लोगों को बोल रहा हूँ 4 बजे उठ जाओ और मैं उठ रहा हूँ 6 बजे, कोई मतलब थोड़ी ना रह गया। अगर मैं 4 बजे से पहले उठ पा रहा हूं तो मेरा हक नहीं है आप लोगों को बोलने का यार आप लोग मॉर्निंग में उठ जाओ। तो इसलिए मैं बड़े हक से बोलता हूं कि मॉर्निंग में उठ जाओ, क्योंकि मैं 4 बजे से बहुत पहले उठ जाता हूं, क्योंकि इसीलिए यहां पर मैं आप लोगों को बोल पाता हूं। तो अगर आप लोग खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को नहीं बोलना चाहिए। पहले आप लोग खुद तो फील करके देखो उस चीज को कि करने में टाइम लगता है, कैसे लगता है। ये वही बात होगी जैसे आप लोगों ने देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कि मैं अपने देश को कैसे बोल दूं एक दिन के लिए भूखा रह ले। तो पहले उसने अपने परिवार को बोला कि एक दिन के लिए भूखा रहोगा आप लोग, ठीक है, सबको फास्ट रखना है। जब उन्होंने ये सहमत हो गए कि हाँ मेरा परिवार ये चीज एक्सेप्ट कर सकता है तो फिर मेरा देश भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो वाली फीलिंग हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो जरूरी है ये चीजें अंडरस्टैंड करना। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि हम लोग जो चीजें दूसरों के बारे में बोल रहे हैं पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर देखें। हेट जो साइट है जो भी यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं वो लगभग 200% के करीब अभी बढ़ी है पेंडेमिक के टाइम पर, जिसमें यूएसए में देखा जाए तो बोला जा रहा है जो एशियन लोग हैं उनके खिलाफ जो हेटरेट देखने को मिलता है और यूएसए में 200% तक बढ़ा है अगर बात की जाए। इसी के साथ में यहां पर जो स्टीरियोटाइपिंग जो थिंकिंग है इंटरनेट पर काफी ज्यादा शेयर की जाती है। इंटरनेट पे भी बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जो यहां पर रोटियां सेक रहे हैं अपनी। इंडिया और श्रीलंका के अंदर अभी देखने को मिला माइनॉरिटी के खिलाफ कई सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन यहां पर फैलाई गई सोशल मीडिया पर कि हाँ जो माइनॉरिटी है वो वायरस फैला रही है, ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिली, तो उनके बारे में बात करनी चाहिए। इसी के साथ में यहां पर अभी द लांसेट जो यहां पर जर्नल है इसके द्वारा यहां पर सोशल जो डायमेंशन है कोविड-19 के चलते कितने ज्यादा वनरेबल हो गई जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, यानी कि जो एक तरीके से दबी कुचली कम्युनिटी है उसको और ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। महिलाओं को और लड़कियों को और ज्यादा दिक्कत यहां पर देखने को मिली। उनके जेंडर के खिलाफ भी यहां पर कई सारी बातें बोली गई। जो सोसाइटी है पैट्रियार्कल पुरुष प्रधान देश में रहते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन बड़ी नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करें तो इनइक्वालिटी सोसाइटी में और ज्यादा बढ़ रही है, इसके चलते और ज्यादा, तो इनको हम लोग को समझना चाहिए। अभी यहां पर जो यूनेस्को है उसके द्वारा भी कई सारी बातें बोली जाती हैं कि कैसे कैसे चीजों को कम कर रहे हैं। तो इनके द्वारा अभी यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में बात की जा रही है यहां पर कि बेसिकली अभी यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर होस्ट किया गया ग्लोबल
फोरम अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा अगर यूनेस्को के बारे में बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हेडक्वार्टर इसका फ्रांस में पेरिस के अंदर में है। तो 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बात करती है कि रेसिज्म के बारे में, नाम ही है एजुकेशनल साइंटिफिक, यानी कि एजुकेशनल तरीके से चीजों को लेकर ना जाए, साइंटिफिक यानी कि सॉल्यूशन निकालने प्रॉपर वे में, फालतू की चीजों में नहीं घुसना है। तो यहां पर अभी मार्च 22 में, 21 में ये डे था और मार्च 22 में इसके ऊपर डिस्कशन किया गया कि ग्लोबल फोरम अगेंस्ट रेसिज्म और इसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कहां पर हुआ? पेरिस फ्रांस के अंदर में। और यहां पर पार्टनर कंट्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। ये पार्टनर कंट्री था इसमें कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जब लिखा हो तो इसका मतलब कोरिया हो गया। कोरिया का मतलब हो गया साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, वहां पर रिपब्लिक बोल ही नहीं सकते, वहां पर तो चिंग जोंग जून बैठे हुए हैं जो कि काफी खतरनाक इंसान है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात यहां पर की जा रही है। तो आज की डेट में जैसे एंटी रेसिस्ट लॉ होने चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए। अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या आप लोग जुगाड़ कर रहे हैं, क्या इलाज उसके लिए कर रहे हैं, क्या उसको ये अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसके लिए उसको क्या कोई सजा मिल रही है? अगर नहीं तो फिर आप लोग गलत हैं, उसके लिए सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, साइंस के बारे में पढ़ाना है, कल्चर के बारे में पढ़ाना है, कम्युनिकेट अगर आप लोग करेंगे तो ये चीजें आप लोग कम कर पाएंगे। हवा में बातें करने से चीजें कम नहीं होने वाली है। मैं आप लोगों को बोल दूं कि कुछ नहीं है, बस आप लोग लेक्चर देख लो और लौट जाओ, जाकर कुछ नहीं करना है, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को गुमराह कर रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है जब तक आप लोग बैठकर चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे। यार आप अगर नहीं करेंगे ना कोई काम तो कोई दूसरा करके जाएगा उसको। ठीक है, कोई वेट नहीं करने वाला है, टाइम ने आज तक ना तो किसी का वेट किया और ना ही कभी वेट करेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ेगा। देखिए एक चीज आप लोगों को बोल दूं जो आप लोग थोड़ी सी सुनने में कड़वी लग सकती है। कई सारे ऐसे मेल आते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूं, सर मेरी घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, सर मुझे जॉब की काफी ज्यादा जरूरत है। देखिए यार अगर गरीबी के बात करें या ऐसी चीजों के बारे में बात करें तो यहां पर आप लोगों को बस हेल्प मिल सकती है। ठीक है, दान मिल सकता है, या फिर अगर सड़क पर जाकर कोई मांगेगा तो भीख मिल सकती है। पर लेकिन जॉब मिल जाए मांगने से ऐसे, तो अगर इस तरीके से जॉब मिलने लगेगी तो फिर देखिए दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जॉब उसी को मिलती है वो गरीबी अमीरी नहीं देखती जो काबिल है। तो आप लोगों को अपने आप को उसके काबिल बनाना पड़ता है, कैपेबल बनाना पड़ता है। तो मांगने से बस खैरात मिलती है, आप लोगों को मेहनत कर अपना हक मिलता है। तो अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो। तो ये चीजें कड़वी लगती हैं सुनने में, पर लेकिन रियलिटी में अगर कोई इंसान किसी पोस्ट पर बैठा है तो उसने लगकर एक तरीके से उन्हें कहते हैं अपनी जिंदगी को रगड़ा है, तब जाकर वो वहां पर पहुंचा है। और अगर आप लोग सोचे कि यार मैं गरीब हूं मुझे पोस्ट मिल जाए, तो यार वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। वो सारी चीजें कोई गरीब, अगर एपीजे अब्दुल कलाम सर से गरीब इंसान कौन है क्या है? इसने आप लोग देखिए उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ को कहां पर ले जाकर पहुंचा दिया। एक ऐसी पोस्ट पर जाकर बैठ गए जिसके नाम पर हमारा देश चलता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान से आप लोग सीखो। तो ये गरीबी को अपने आड़े मत लेकर आओ। अपने आगे अगर गरीबी लेकर आ रहे हैं तो आप लोग अपने आप को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और कमजोरी हमेशा उसको कुचला ही जाता है। अगर समाज में अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो अपने आप को ताकतवर बनाओ, हथियार लेके नहीं निकलना है। आप लोग अपने आप को इंपावर करना है एजुकेशन की हेल्प से। तो एजुकेशन को आप लोग अपना हथियार बनाओ। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर के सामने अगर कोई कुछ बोलता था ना तो क्या करता था, किसी को गाली नहीं देता। कभी भी आप लोगों ने वो इंसान कंट्रोवर्सी में नहीं देखा होगा, क्योंकि वो हमेशा अपने काम से अपने बल्ले से जवाब देता था। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं कि आप लोग अपने काम पर फोकस देना स्टार्ट कर दो तो जिंदगी संवरती हुई आप लोग को नजर आएगी। यूनेस्को के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यूनेस्को के द्वारा यहां पर बोला जा रहा है कि एक तरीके से प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन कम करना है। पास्ट कैसे आप लोग खराब चल रहा है उसको किस तरीके से क्या क्या चीजें सीख कर आए उसको देखना पड़ेगा, और ह्यूमन राइट को कैसे आगे लेकर चलें समझनी पड़ेगी। तो इंटरनेशनल कोएलिशन होना चाहिए। सस्टेनेबल सिटीज के तो बारे में बात करें तो सस्टेनेबल सिटीज के बारे में डिस्क्रिमिनेशन भी आप लोग को ऐड कर देना चाहिए। स्मार्ट सिटी में डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, वहां अच्छे लेवल पे लोग होने चाहिए। तो इस तरीके की अगर कोई प्लानिंग भी आप लोग करते हैं तो यहां पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन भी आप लोगों को चीजें रखनी चाहिए। ये बेसिकली रेसिज्म नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें भी आप लोगों को वहां पर इंक्लूड करके चलनी चाहिए। तो काफी प्यारा पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, और कुछ लिखने के लिए भी आए। इवन इंटरव्यू भी आप लोगों से पूछा जाता है। अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छे से आंसर आप लोग दे पाएंगे। ठीक है, अब ये तो था यहां पर इसके बारे में कुछ बातें। अब कुछ बातें हैं यहां पर, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि बात करें यहां पर रेयर डिजीज के बारे में। रेयर डिजीज आप लोग देखते हैं कुछ ऐसी बीमारी, इसके बारे में पहले आप लोग डेफिनेशन देखिए। रेयर डिजीज है क्या? रेयर डिजीज का मतलब है कि ब्रॉडली इनको डिफाइन किया गया, इनकी डेफिनेशन जो दी गई है कि इनफ्रीक्वेंटली ओकर, यानी कि फ्रीक्वेंटली नहीं, बहुत कम ही आप लोगों को देखने को मिलेगी सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि हर गली के नुक्कड़ के चौराहे पर कि आप लोग इससे बीड़ी सिगरेट की दुकान मिल जाती है, रेयर डिजीज मिल जाएगी, नहीं, बहुत कम पॉपुलेशन में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि इसके बारे में 3 डायमेंशन इसकी दी गई है। पहला बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ जो पीपल हैं डिजीज के साथ में कौन है उनको चेक किया जाता है। इसका जो एक तरीके से प्रिविलेंस यानी कि प्रसार कैसे इसका हो रहा है, इसी के साथ में इसके लिए जो ट्रीटमेंट ये ऑप्शन या
या दवाइयां वगैरह कितनी अवेलेबल है, तो इनके बेस पर रेयर डिजीज को हम लोग काउंट करते हैं। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि रेयर डिजीज क्या है, तो यहां पर बोला जाता है कि अगर हर 10,000 में से अगर यहां पर 5.6 से लेकर या 10% तक अगर लोग हैं, ये से कम है, तो आप लोगों को ये रेयर डिजीज आप लोग इसको बोल सकते हैं अगर इस बीमारी से ग्रसित हैं। आज की डेट में 7,000 के करीब नॉन रेयर डिजीज देखने को मिलती हैं। 300 मिलियन के करीब पेशेंट जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसमें से 70 जो हैं, देखिए आप लोग देखिए कितना खतरनाक चीज है, 300 मिलियन पूरी दुनिया में है और 70 मिलियन अकेले इंडिया के अंदर है रेयर डिजीज जो है आप लोग को देखने को मिलती है। इसमें जैसे कि आप लोगों से पूछे रेयर डिजीज क्या है, तो यहां पर जो ये रेयर डिजीज है अगर बात करें अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज इन इंडिया, इसमें ये बोला जाता है कि इनहेरिटेड कैंसर, माने कि पेरेंट्स को कोई कैंसर है और वो बच्चों में भी आ गया, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफिया, जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं ना, ये बॉडी में इस तरह का कोई चेंज आ जाना, कई सारी ऐसी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके लिए कोई ढंग से इलाज ही नहीं है, खर्चा बहुत ज्यादा यहां पर भोग सकते हैं। इसी के साथ में एलएसडी यहां पर बोला गया है, तो यहां पर लाइसोसोमल स्टोरेज, ये बेसिकली स्टोरेज जो डिसऑर्डर होगी, यहां पर कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि काफी रेयर है। तो न्यूज में किस लिए अभी हमारी कंट्री में इसको लेकर फोकस दिया जा रहा है कि देखिए अगर कोई पर्टिकुलर अगर आज के डेट में कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आता है, जैसे बोला गया नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, तो ये काफी अच्छी पॉलिसी है, एक वेलफेयर स्टेट का दर्जा देती है। और वेलफेयर का मतलब जब आप लोग बात करेंगे ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, डीपीएसपी जिनको आप लोग बोलते हैं, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कहां पर रखे गए पता है आप लोगों को, कई बार बता चुका हूं, पार्ट 4 में रखे गए हैं। तो पार्ट 4 में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें यह बताया जाता है कि सोसाइटी में कैसे वेलफेयर आप लोगों को लेकर चले। तो अगर बात की जाए यहां पर, तो एक स्टेट तभी वेलफेयर होगा जब हर एक सिटीजन के बारे में बात करें यहां पर, ठीक है। तो यानी क्लास में अगर टीचर सारे बच्चों को साथ में लेकर चल रहा है, वही एक अच्छा टीचर है, यानी कि बस जो अच्छे खासे हैं पढ़ने में उनको आगे लेकर चला जाए, तो उससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। तो इसके बारे में यहां पर समझाने की कोशिश की जाती है। तो नेशनल पॉलिसी यहां पर लाई गई, तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट की जाएगी यहां पर, किसके थ्रू, 20 लाख के करीब अगर कोई बीमार है एक रेयर डिजीज से, तो 20 लाख तक की सपोर्ट उसको मिल सकती है। क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म अपनाई की जा रही है। क्राउड फंडिंग मतलब मान लीजिए एसएलवी फैमिली में कोई पर्टिकुलर पर्सन है और उसको कोई ऐसी बीमारी है, ठीक है, मैं तो चाहूंगा कभी न लगे किसी को, पर फिर भी अगर किसी को कोई बीमारी है और मैं बोलूं कि यार चलो इसके लिए थोड़ा सा फंड इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो जो भी आप लोग दे सकते हैं 10, 5 रुपए, 100 रुपए, तो आप लोगों को डोनेट करना है। तो जो पैसा इकट्ठा होगा वो इस इंसान को दे दिया जाएगा, तो इसकी बीमारी यहां पर खत्म की जाएगी। तो एक तरीके से क्राउड फंडिंग होगी, जनता से पैसे इकट्ठा करके किसी पर्टिकुलर के अकाउंट में यहां पर पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। पर लेकिन ये चीजें आप लोग समझिएगा, यहां पर आज के मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के स्टेप उठा रहे हैं। पहले एक बार देख लीजिएगा कि वो सही तरीका प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पता चला आप लोगों की मेहनत की कमाई वो गलत जगह नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देखेगा। इसी के साथ में अगर बात करें, यहां पर क्रिएट करना चाहिए एक रजिस्ट्री रेयर डिजीज के बारे में, ताकि पूरा डेटा हमारे पास में अवेलेबल रहे और इसको अर्ली डिटेंशन इसका हो जाना चाहिए, यानी कि इससे पहले कि ये खतरनाक लेवल पर पहुंचे पहले इसका डिटेंशन होना चाहिए। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इसी के साथ में अगर नेक्स्ट जो बात बोली जा रही है कि पॉलिसी जो है वो रेयर डिजीज के बारे में यहां पर फोकस देकर चलना पड़ेगा, काफी क्रूशियल है, इसको हम लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो जो भी मेडिकल साइड की साइड से, जैसे कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू की दवाइयां बनानी है रेयर डिजीज के लिए, इंप्रूव करना है रिसर्च वगैरह इसके बारे में, तो ये सारे एरिया में हम लोग को काम करना चाहिएगा। तो इस तरीके से जो रेयर डिजीज है यहां पर ये एक तरीके से इनके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट के चलते कई बार ऐसा लगता है कि ऐसी बीमारी 50 लाख रुपए लगे, एक रिक्शे वाला है 50 लाख रुपए, यार वो पूरी जमीन जायदाद अपने आप को भी भेज देगा बेचारा, तब भी नहीं लेकर आ पाएगा। तो उसके लिए क्राउड फंडिंग कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके भी बच्चे के घर में किसी को अगर दिक्कत हो गई है तो उसका इलाज किया जा सके। तो नो फंडिंग की वजह से यहां पर कोई यहां पर एक लाइफ जो ऐसा ट्रीटमेंट है जो यहां पर उसकी जिंदगी बना सकता है और हटा सकता है, तो उसको कम से कम यहां पर लेकर चलना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ऑलरेडी यहां पर इसके लिए काम कर रहे हैं। कॉस्ट कई बार ऐसी भी देखने को मिल जाती है यहां पर कि काफी खतरनाक इंपैक्ट डालती है। तो एक्सपर्ट के माने तो ऑलरेडी यहां पर जो पेशेंट्स हैं वो यहां पर बोला जा रहा है कि रेंज रहती है ये 80 से लेकर 100 करोड़ तक की एनुअली यहां पर इस पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड। सेंटर मिलकर काम कर रहा है केरला, तमिलनाडु और कई सारे राज्यों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक वेलफेयर स्टेट का दर्जा दिया जाएगा इस तरीके से। अगर सिंगल सिटीजन को भी अगर कोई बीमारी है तो यहां पर देश साथ में खड़ा हुआ है, यानी कि परिवार में किसी को दिक्कत है तो पूरा देश साथ में खड़ा है, तो उसी को परिवार बोला जाता है, ठीक है। तो ये है बेसिक फंडा यहां पर। एक छोटा सा आर्टिकल है, इलेक्शन है यहाँ पर तमिलनाडु में, शायद कल है, आई थिंक 6 तारीख को है ना इलेक्शन, कल है या फिर हाँ कल ही तो है, शायद बताइएगा आप लोग, शायद कल ही है, हाँ माइंड से निकल गया। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट को भी यहाँ पर देखिए, अभी जो मैनिफेस्टो है उसमें यहाँ पर दर्जा दिया जा रहा है। अगर बात करें, पहले आप लोग देखते थे कि यहाँ पर बात करते थे एक दूसरे की पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप लगाते रहेंगे, पर तमिलनाडु में थोड़ी सी प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है कि हम लोग आएंगे तो इन्वायरमेंट को
साथ में लेकर चलेंगे। जैसे कि चेन्नई फ्लड देखने को मिली 2015 में, साइक्लोन देखने को मिला विरा यहां पर इसके साथ में, इसी के साथ में साइक्लोन जो ओखी देखने को मिला, साइक्लोन गाजा देखने को मिला, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो चेन्नई के अंदर और भी जो वाटर क्राइसिस देखने को मिला, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग टाइम पे जो प्रॉब्लम निकल कर आई तो उनका सॉल्यूशन निकालने की बात की जा रही है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि हम लोग काम करेंगे इसके ऊपर मिलकर। अभी यहां पर जो वुमेन जो काम करती हैं बेसिकली घरों में, उनके लिए एक सैलरी के बारे में बात की गई, ये डिस्कस किया गया यहां पर तमिलनाडु के अंदर में। तो तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है वो एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो अच्छी बात है, आने वाले टाइम में कम से कम इस मुद्दे पर हम लोग बात कर पाए। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो तमिलनाडु से सीखकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और उसी के बारे में यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, प्रोडक्टिव है, तो इनके बारे में ये कुछ बातें हैं जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है क्लीन आर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये जो क्लीन आर्ट है यहां पर, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ठीक है। तो ये जो एक इनिशिएटिव है किससे रिलेटेड है? पहला बोला गया यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से रिलेटेड है, ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से रिलेटेड है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो क्लाइमेट चेंज है उससे रिलेटेड है। तो अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे कि क्या है? आप लोगों को सही बताना है। यहां पर सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो सही आंसर क्या है कि किससे रिलेटेड है यहां पर ये ऑपरेशन क्लीन आर्ट। तो आइए एक बार आंसर देख लेते हैं, आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अटेम्प्ट जरूर कीजिए आप लोग इसको। और देखिए कम्युनिटी में जब क्वेश्चन डालता हूं ना, तो अगर उसमें थोड़ा सा चेंज है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। ये नहीं कि जो आप लोगों को मैंने यहां पर इसके अंदर पढ़ाया वही डायरेक्ट आप लोग सोचेंगे कि आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। तो ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो वो चीजें समझिएगा। इसके बारे में बात करें तो आंसर क्या है यहां पर? आंसर है यहां पर इसका सी। सी मतलब यहां पर बेसिकली ये जो ऑपरेशन है यहां पर जिसके बारे में बात की जा रही है, ये यहां पर ऑपरेशन क्लीन आर्ट इनिशिएटिव ऑफ किसका इनिशिएटिव है यहां पर? ये वाइल्ड लाइफ क्राइम जो कंट्रोल ब्यूरो है उसका इनिशिएटिव है। क्या किया जा रहा है? सॉरी 1 सेकंड, क्या किया जा रहा है इनके द्वारा यहां पर? ये आप लोग देखिए यहां पर इनके द्वारा ऑपरेशन जो क्लीन आर्ट है, इसमें जो यहां पर ये आप लोगों को जो पिक्चर देखने को मिल रही है, इनको बोलते हैं मंगूज, ठीक है। तो इनको काफी लार्ज स्केल पर इनका व्यापार किया जाता है, मारा जाता है इनको। तो कैसे इनको सेव कर सकते हैं उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया। तो वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो जो है यहां पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में यहां पर आती है। तो ये पर्टिकुलर बॉडी है यहां पर जिसके द्वारा ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। तो वाइल्ड लाइफ जो यहां पर बात करें, इसका वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट जो एक्ट है 2006 में लाया गया, जिसके चलते इसको बनाया गया और ये ऑपरेशनल हुई 2008 से। तो ये पर्टिकुलर बॉडी है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और अपना फीडबैक देकर जरूर जाना। फीडबैक मेरे लिए काफी ज्यादा मैटर करता है यार। बताइएगा लेक्चर में क्या दिक्कत रही, क्या अच्छा लगा। जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों का एक कमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जिसके बारे में मुझे पता चल पाता है कि वीडियो की कैसी परफॉर्मेंस रही, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो को चाहें तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। लाइक करने से यूट्यूब इसको दूसरों तक भी दिखाता है, एक तरीके से सपोर्ट मिल जाता है वीडियो को कि हाँ वीडियो अच्छी है, तो दूसरे लोगों तक भी यहां पर ये पहुंचती है। तो ये भी आप लोग एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। और अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।